नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं राम अवध सिंह, लीगल एडवाइज़र एसएलए, आज आपके बीच में जुडिशियल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, पीछे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिमिनेशन, इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन पे बात किया था। अब उस पे जुडिशियल कंट्रोल क्या है, जुडिशियल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन समझने की कोशिश करते हैं। The bold principles on which the exercise of your discretionary powers can be controlled have now been judicially settled. जुडिशियली कुछ सेटल्ड प्रेसिडेंट बने हुए हैं, लॉ आए हैं। दीज प्रिंसिपल्स कैन बी एग्जामिन्ड अंडर टू मेन हेड्स। तो मेन हेड उसके कौन से हैं? पहला, वेयर द एक्सरसाइज ऑफ द डिस्क्रिशन इज इन एक्सेस ऑफ अथॉरिटी ना होते हुए भी डिसीजन ले लिया गया है उस पे, जिसे अल्ट्रा वाइड्स भी बोलते हैं। वेयर देयर इज ए अब्यूज ऑफ, दूसरा है वेयर देयर इज ए अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन और इम्प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ द डिस्क्रिशन। जी हाँ, पर एब्यूज किया गया है, डिस्क्रिशन के नाम पे गलत किया गया है। जैसा करते हैं लोग, सरकारों में भी लोग रहते हुए बायस होते हैं, किसी का पक्ष लेते हैं, किसी को जो है प्रभावित करते हैं, पक्ष लेकर के उसको जो है किसी भी तरह डिप्राइव करने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ों पे कोर्ट के भी डिसीजन है। दीज टू कैटेगरीज हाउएवर आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन इन वन सेंस द एक्सरसाइज ऑफ द डिस्क्रिशन में बी अल्ट्रा वाइड्स, इन अदर सेंस द सेम might have been abuse of administrative discretion. The following indicates are preeminent. कोई डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हुए अल्ट्रा वाइड्स भी चला जा सकता है, उसका ज्यूरिसडिक्शन पार करके डिसीजन ले सकता है, लेकिन वहीं सेम टाइम में वो एब्यूज भी कर रहा होगा, डिस्क्रिशन के माध्यम से एब्यूज भी कर रहा है। एब्यूज कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन जो है, किसी को डिप्राइव कर रहा है, किसी को भी डिप्राइव कर रहा है। ऐसे में जो प्री इमिनेंट इंडिकेट्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? Where an authority to whom discretion is committed does not exercise that discretion himself. Where an authority to whom discretion is committed does not exercise that discretion himself. वो खुद नहीं ले रहा है डिसीजन, खुद नहीं ले रहा है, जिसे इंट्रस्ट किया गया है वो नहीं ले रहा है। वहाँ पे भी ये इंडिकेट करता है कि वहाँ डिसीजन सही नहीं हुआ, मतलब डिस्क्रिशन सही नहीं था। Where the authority concerned act under the dictation of anybody and disabled itself from exercising a discretion in each individual case. किसी भी इंडिविजुअल केस में किसी ने डेलीगेट किया है, बोला है, किसी के प्रेशर में आकर के, उदाहरण के रूप में जैसे किसी मुख्यमंत्री ने किसी जिलाधिकारी को बोला कि मुझे ये ऐसे चाहिए, उस जिला अधिकारी का जो डिस्क्रिशन है अल्ट्रा वाइड्स भी नहीं होना चाहिए और एब्यूज़ भी नहीं होना चाहिए, लॉ का एब्यूज़ भी नहीं होना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर तो अपने पार्टी की तरफ से, अपने पक्ष की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से करेगा, लेकिन ऐसा रैम्पेंट, ऐसा हमारे देश में बहुत होता है। और जो सत्ता पक्ष होता है, किसी भी तरह से अपने लोगों को अगर उसे बचाव करना होता है, बचाना होता है, तो बहुत रास्ते निकालता है, उसमें इन्हीं लोगों का इस्तेमाल करता है जिनको डेलीगेटेड पावर दी गई है डिस्क्रिशन लेने की। Where the authority concerned in exercise of the discretion does something which has been forbidden to do or does an act which has not been authorized to do, जिसके लिए रोका गया है और जिस पे वो अथराइज नहीं है, उसका भी डिसीजन लेने लग जाता है, उसका भी डिसीजन लेने लग जाता है डिस्क्रिशन के माध्यम से। तो भी ये जो है ना एक इंडिकेट है, यहाँ पे भी जुडिशियल कंट्रोल की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए जुडिशरी उसको कंट्रोल करती है। वेयर द कंडीशंस प्रेसिडेंट टू द एक्सरसाइज ऑफ इट्स डिस्क्रिशन इज नॉन एग्जिस्टेंट, in which case the authority lacks the jurisdiction to act at all. Where the condition precedent to the exercise of its discretion is non-existent, जहाँ मौजूदगी ही नहीं है कि वहाँ पर डिस्क्रिशन लिया जा सकता है। in which case the authority lacks the jurisdiction to act at all. उसको पावर नहीं है, उसको लेने की पावर नहीं है, डिस्क्रिशन लेने की पावर नहीं है, फिर भी डिस्क्रिशन ले रहा है, तो वो भी जुडिशियल एक्ट में ही आ जाता है। अंडर द जुडिशियल कंट्रोल में आ जाएगा, वो जुडिशियल कंट्रोल करेगी। अंडर द सेकंड कैटेगरी
एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, जो सेकंड कैटेगरी के एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, जैसे हमने देखा था कि एक्सरसाइज का फर्स्ट कैटेगरी क्या थी, वेयर द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन इज इन एक्सेस ऑफ द अथॉरिटी, अथॉरिटी जिस अथॉरिटी ने डिस्क्रिशन लेना है उसकी ज्यूरिसडिक्शन को पार कर रही है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन में है ही नहीं है तो भी ले रहा है, या वो आदमी ज्यूरिसडिक्शन ले तो रहा है, ज्यूरिसडिक्शन में है लेकिन उसका जो वो जो डिसीजन है, डिस्क्रिशन है, वो एब्यूजिंग है, लॉ को एब्यूज कर रहा है, और एब्यूज कर रहा है वो इम्प्रॉपर है, उसका एक्सरसाइज इम्प्रॉपर है, सही नहीं है, तो उसमें इन सब में ये इंस्टेंस के रूप में दिया गया है। ये दोनों फैक्टर हैं, लेकिन दूसरा जो फैक्टर है एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, द फॉलोइंग इंस्टेंसेस में बी कंसीडर्ड, उसमें क्या क्या है उसके एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर द डिस्क्रिशनरी पावर हैज़ बीन एक्सरसाइज आर्बिट्रेरली आर कैप्रिसियसली, आर्बिट्रेरली मतलब ऐसे ही मतलब अब मनमाने ढंग से, जिसको कहते हैं हिंदी में मनमाने ढंग से, और मनमाने ढंग से जिसको कहते, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि खुद का इस्तेमाल करने लग गया, खुद का विवेक इस्तेमाल कर रहा है, बायसनेस वाला भी आ गया मामला। वेयर द डिस्क्रिशनरी पावर इज एक्सरसाइज फॉर एन इम्प्रॉपर पर्पज, किसी इम्प्रॉपर पर्पज से, किसी आदमी को दंडित करना है, किसी आदमी को डिप्राइव करना है, किसी आदमी के साथ बदला लेना है, किसी आदमी को किसी के कहने पे बदला लेना है, ऐसा सब चीज़ें आ जाती हैं ना, तो भी दिक्कत है। फॉर द पर्पज अदर देन द पर्पज कैरिंग इन टू इफेक्ट इन द बेस्ट वे द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उनका वायलेशन करके, मतलब एक्सीड करके। वेयर द डिस्क्रिशनरी पावर इज एक्सरसाइज फॉर एन इम्प्रॉपर पर्पज, इम्प्रॉपर पर्पज का मतलब ये हुआ है कि वो पर्पज ही नहीं सॉल्व हो सकता, और इम्प्रॉपर पर्पज का मतलब है कि वहाँ पे फिर भी बायसनेस होगी और आर्बिट्रेरीनेस होगा, एब्यूज होगा, अल्लाह का लेब्यूज होगा, वो लेगा तो ऐसी ऐसी जगह पे फॉर द पर्पज अदर देन द पर्पज कैरिंग इन टू इफेक्ट इन द बेस्ट वे द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, एक्ट में जो हमारे जो पार्लियामेंट से पास एक्ट हैं उनके प्रोविजन से भी सुपरसीडिंग है, और उसका उसी का भी एब्यूज हो गया, उसी का एब्यूज हो गया, ऑटोमेटिक जुडिशल कंट्रोल में जाएगा। वेयर द डिस्क्रिशनरी पावर इज एक्सरसाइज इनकंसिस्टेंट विद द स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ द स्टैट्यूट, जो उसी पार्लियामेंट में जो कानून बनते हैं, एक्ट बनते हैं, वहाँ उनका स्पिरिट होती है, उनका पर्पज होता है, और उस पर्पज को, स्पिरिट को डिफीट करते हुए कोई डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए कर लिया है डिसीजन, तो वो भी जुडिशल कंट्रोल में आएगा। वेयर द अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग द डिस्क्रिशन एक्ट ऑन एक्सटेनियस कंसिडरेशन, यहाँ पे एक्सटेनियस कंसिडरेशन भाई भतीजावाद, नेक्ससवाद, पैसा और करप्शन, सारा कुछ हो सकता है। दैट इज टू से टेक्स इन टू अकाउंट एनी मैटर्स विच शुड नॉट हैव बीन टेकन इन टू अकाउंट, जिसको लेना था, जिस पर डिस्कस करना था, डिसीजन लेना था, उस पर ना करके किसी और पे लिया गया। वेयर द अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग द डिस्क्रिशन एक्ट ऑन एक्सटेनियस कंसिडरेशंस, that is to say takes into account any matters which should not have been taken account, जिसको लेना चाहिए तो उसे नहीं लिया। तो ये वेयर, जहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए था वहाँ डिसीजन नहीं लिया। जैसे अभी करंट की स्टेज में एक एग्जांपल चल रहा है, एक आदमी का मर्डर हो गया, उस आदमी के मर्डर की जांच नहीं हो रही है, और उस मर्डर के बाद दूसरे लोगों ने या और उसके घर वालों ने और दूसरे लोगों के, ज़्यादा लोगों को मर्डर कर दिया, तो उसकी पहले जांच हो रही। पहले ये जांच होनी चाहिए कि इसका किसने मर्डर किया, वो कंडीशंस क्या थी, किन वजहों से हुई, और उसके बाद फिर उसकी, और कल्पित तो दोनों ही अपराधी है। वो जो मर गया हो सकता है कि वो अपराधी नहीं है, अगर अपराधी नहीं है तभी तो लोग मास में लोग पहुंच गए, तो इसलिए उसके मर्डर की जांच पहले होनी चाहिए। उससे के और दूसरे जो मर्डर हुए हैं, वो मास में मर्डर हो गया, वो बहुत बड़ा अपराध है, उसकी भी जांच बहुत तेज़ी के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, लेकिन पहले जो मरा है उसकी ये जांच तो हो कि उसको किसने मारा, उसको किसने नहीं मारा, उसी को मर्डर करके जैसा चल रहा है, पता नहीं है, वो पुलिस अपने आप पा जाएगी। यहाँ पे भी एब्यूज है, लॉ का एब्यूज है, चाहे जिसके माध्यम से हो, चाहे ऊपर से आर्डर गया हो उसके माध्यम से हो, चाहे उसके घर गिराने के लिए रास्ते निकाल रहे हो उसके माध्यम से हो, तो यही है। वेयर द अथॉरिटी कंसर्न रिफ्यूज
where the authority concerned refuses or neglects to take into account relevant matter or material consideration. Where the authority concerned refuses or neglects to take into account relevant matter or material consideration ना लेकर के और रिलीवांट जो चीज़ें हैं उनको वायलेट करके कहीं पे कोई वायलेशन करके अपने मन से डिसीजन लिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे लॉ का एब्यूज है, लॉ का एब्यूज हो रहा है, आर्बिट्रेरी एक्शंस हो रहे हैं, आर्बिट्री एक्शंस एब्यूजिंग होते हैं। Where authority imposes a condition patently unrelated to or inconsistent with the purpose of policy of the state की क्या पॉलिसी होती है, डीपीएसपी में भी ऐसे भी स्टेट की पॉलिसी होती है। उस स्टेट की जो पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज के अगेंस्ट कुछ भी चीज़ जा रहा है। पॉलिसी में सबसे पहला मैटर तो ये है था कि पूरे उत्तर अगर कोई भी स्टेट है उस पर कोई प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनके जो डिसीजन है और आम लोगों के लिए नहीं है, आम जनता के लिए नहीं है, तो वो डिस्क्रिशन कोई लॉ को एब्यूज कर रहा है। ऐसे ही स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, अगर उसका कोई फैसला ऐसा है कि किसी एक वर्ग को नुकसान दे रहा है, ऐसा नहीं है कि राजा का काम क्या होता है, भगवान का काम क्या होता है, या बारिश कैसे होती है, बारिश होती है तो किसी को फायदा किसी को नुकसान होता है, इन सब मैटरों पे नहीं, यहाँ पे एक डिस्क्रिशन की पावर को सही रास्ता तो ठहराया जा सकता है। लेकिन जानबूझ करके बिलिंगली अगर कोई काम किया जा रहा है किसी एक सेक्शन को, किसी एक वर्ग को नुकसान देने के लिए, तो वो भी जो सत्ता का काम है वो बिल्कुल जुडिशियल कंट्रोल में कंट्रोल किया जा सकता है और उस पर वो लॉ को एब्यूज करता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए वहाँ पे जुडिशियल कंट्रोल की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जुडिशरी वहाँ कंट्रोल करती है, डिसीजन लेती है। वेयर द एक्सरसाइज ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर इन एक्ट्स मेलाफाइड इंटेंशन है, किसी की भी मेलाफाइड इंटेंशन है, किसी जिले का जिलाधिकारी है, किसी जिले का एसपी है, किसी जिले का डीएसपी है, किसी के बदले की भावना से, किसी को गिराने की वजह से, किसी आदमी से कोई उसका वाद विवाद हुआ है, इन सब कामों से उसकी इंटेंशन खराब है। उसकी इंटेंशन इस बात की है कि मैं इसको पनिश करूँगा, मैं इसकी देख लूँगा, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर बना हुआ हूँ, मैं दूसरे पक्ष वाले को जेल के अंदर नहीं करवा दिया, मेरा नाम नहीं। तो ये चीज़ें सारी मेलाफाइड इंटेंशंस हैं। जब कोई भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन होने के बाद कोई भी सरकार बन गई, उसका चीफ मिनिस्टर है, वो चीफ मिनिस्टर सारी पब्लिक का है, सारे प्रदेश का है, प्राइम मिनिस्टर सारे देश का है। वो किसी एक के साथ अच्छी भावना, दूसरे के साथ दुर्भावना नहीं रख सकता है, और अगर ऐसा रखता है ये स्टेट एक्शन जो है ना लॉ एब्यूजिंग हो जाएगा। तो वेयर द अथॉरिटी कंसर्न एक्ट्स अनरीजनेबल ढंग से काम कर रहा है। अरे वो रीजनेबलनेस समझ में आ रही है कि रीजनेबल है या नहीं है, समझना चाहिए। जैसे अभी एक केस और भी मैं अभी का करंट का वाले में ही देख करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत एग्जाम्पल है लेकिन सामने का एग्जाम्पल सबको समझ में आता है। जैसे उसका जिस आदमी का मर्डर हुआ है उसका नाम प्रेम करके, उसके बाप ने, उसका फादर मिलिट्री का रिटायर्ड आर्मी से रिटायर्ड हुआ था, पेंशन पाता है और उसके तनख्वाह वनख्वाह भी रही होगी, पर पैसे मिले होंगे, उसने घर बना लिया। वो घर पहले वहाँ छप्पर था, छप्पर के बाद उसने पक्का घर बना लिया। पक्का घर 10 साल का हो गया, मतलब 10 साल बने हो गया। अभी सरकार कह रही कि एलएमसी की ज़मीन है, दूसरा कोई कह रहा है मेरी ज़मीन है, तीसरा उसके पास कागज़ पड़े हुए। तो यहाँ रीजनेबलनेस ये है कि सबसे पहले नंबर अगर उसके घर वालों के पास कागज़ है तो उस कागज़ को देखा जाए, और सीमांकन जहाँ से निर्धारित होता है वहाँ से सीमांकन करके उसकी नाप करी जाए। मैं किसी के खेत को कम करना चाहूँ तो कहीं से भी एक जरीब उठाऊँगा, वहाँ जरीब से अगर 2 लाठा भी हमने छोड़ दिया तो 2 लाठा उसका खेत घुस जाएगा, कहीं दूसरे तरफ चला जाएगा। लेखपाल, पटवारी और एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, इनका काम क्या होता है कि जब खेत खलिहान सारे साफ हों, जो सीमांकन बने हुए हैं, गांव की जो बाउंड्री बनी हुई है या गांव का जो सबसे पत्थर लगा हुआ है, सीमांकन वाला पत्थर लगा हुआ है, उस पत्थर से ही नापना चालू करेगा।
तो सारे फिगर क्लियर नज़र आती जाएगी, क्योंकि वो भी सोच समझ के लगाया गया। अब कोई पत्थर को खिसका करके कहीं से करके वहाँ से नापना चालू करे। मैं भी एक केस में ऐसे देखा था कि नहर को बीचों बीच से नापना चालू किया। नहर की एक साइड में सड़क थी, पटरी थी, वो नहर की पटरी थी और सेंटर वहाँ पड़ रहा था, लेकिन लेखपाल वहाँ से नाप रहा था। पता लगा किसी या शरीफ आदमी का जिसका 100 साल से कब्जा है, उसके घर में नाप रहा था। क्या ये संभव है? जैसा उसका वकील के हिसाब से मैं बात करूं तो वकील कह रहा है कि 50 साल से इनका इस पे कब्जा है, 50 साल से एलएमसी की ज़मीन, 50 साल पहले कहाँ थे लेखपाल कानून को पटवारी। तो ये रीजनेबलनेस नहीं है। अगर कुछ करते भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेते हैं, तो वो बिल्कुल एब्यूज़ कर रहा है, लॉ का एब्यूज़ करता हुआ है। ये जुडिशियल कंट्रोल में से कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें जुडिशरी संज्ञान लेगी और उसे समझेगी जब 50 साल से उसका कब्जा है, 50 साल से छप्पर था और 10 साल से उसका पक्का मकान हो गया, तो उसके मकान को कैसे प्रशासन गिरा देगा, कैसे गिराना चाहिए। अगर गिरा देता है तो ये बायसनेस है, एब्यूज ऑफ लॉ है और ये डिस्क्रिशन का बिल्कुल गलत इस्तेमाल है। वो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे डीएम हो, वो चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे लेखपाल हो, वो चाहे जो भी कोई एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, ये सब चीज़ें हैं। आशा है कि आप लोगों ने आज जुडिशियल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन पे थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश किया होगा। समझे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।